प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व में हमने ये चर्चा की है कि आपका जो ये पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र का, जिसमें एक उपन्यास जो मेहंदी को रंग और दूसरी पुस्तक एक कथा साहित्य जिसमें कहानियों का संकलन है। ये दोनों पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में, साथ ही जब उपन्यास और कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है तो उपन्यास का उद्भव और विकास और उसके तत्व, कहानी का उद्भव और विकास उसके तत्व, प्रमुख उपन्यासकारों का परिचय और प्रमुख कहानीकारों का परिचय से संबंधित ये पाठ्यक्रम 25 अंकों का है, जिसमें एक 12 अंकों का प्रश्न आता है और एक 13 अंकों का प्रश्न आता है। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ा और एक ऑनलाइन कक्षा में हमने उपन्यास के प्रमुख तत्वों पर चर्चा की है, जिसमें कथानक यानी कथा वस्तु के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उपन्यास का अर्थ, उसका महत्व, उपन्यास की परिभाषा और उपन्यास के तत्वों पर चर्चा की है, जिसमें विस्तार से हमने कथा वस्तु का अध्ययन कर लिया है, कथा वस्तु के गुणों वगैरह को हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूसरा तत्व है उपन्यास का पात्र एवं चरित्र चित्रण। आपका पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम इस कक्षा को अब आरंभ करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुने। पात्रों के चरित्र चित्रण में भी स्वाभाविकता, सजीवता एवं क्रमिक विकास का होना आवश्यक है। प्राचीन महाकाव्यों की भांति उपन्यास के पात्र न तो अतिमानवीय होते हैं और न ही उनका चरित्र आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसा होता है, यानी पात्रों का चरित्र बदलता रहता है। उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, पात्र सजीव लगने चाहिए। पात्रों में वर्गगत विशिष्टताओं के साथ साथ वैयक्तिक विशेषताओं का भी समन्वय होना चाहिए, अन्यथा उनके व्यक्तित्व का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। उपन्यास के पात्रों के क्रियाकलाप से ही कथा वस्तु का निर्माण होता है, कथा वस्तु आगे बढ़ती है। आधुनिक उपन्यास तो मानव जीवन से संबंधित रहते हैं या पूरी तरह से संबंध रखते हैं। अतः उपन्यासकार मानव जीवन का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत करता है, जिसका प्रतिनिधित्व काल्पनिक पात्र ही करते हैं। पात्रों के माध्यम से मनुष्य को बाह्य जगत और अंतर जगत की गतिविधियों की झांकी प्रस्तुत करना उपन्यास का मुख्य लक्ष्य होता है। अब जो पात्र हैं वो सजीव और गतिशील होने चाहिए और पात्रों की क्या विशेषताएं होती है और पात्रों के जो प्रकार की ओर हम भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, पात्रों के जो प्रकार हैं, सामान्यतः पात्र दो प्रकार के होते हैं। एक वर्गगत पात्र अथवा सामान्य पात्र, दूसरा है व्यक्तिगत अथवा विशिष्ट पात्र, यानी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और एक व्यक्ति स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करता है। वर्गगत पात्र में वर्ग विशेष की सर्वमान्य विशेषताएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके विपरीत व्यक्तिगत पात्र अपने समाज से, पार्श्ववर्ती वातावरण से बहुत न्यून अंश ग्रहण करते हैं। पार्श्ववर्ती मतलब आसपास के वातावरण से बहुत कम अंश वो ग्रहण करते हैं। वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने गुणों के आधार पर ही करते हैं। उपन्यास में ये पात्र पुनः दो रूपों में चित्रित रहते हैं, एक स्थिर पात्र और दूसरे गतिशील पात्र। स्थिर पात्र सदैव एक जैसे स्वभाव के रहते हैं। इस वर्ग के पात्र परिस्थितियों से सर्वथा अछूते रहते हैं, यानी परिस्थितियाँ चाहे विपरीत हो चाहे अनुकूल हो, उनका प्रभाव इनके ऊपर स्थिर पात्रों पर नहीं पड़ता। इनकी चारित्रिक दृढ़ता इन्हें प्रत्येक परिस्थिति में स्थिरता प्रदान करती है। ये पात्र उपन्यास में आरंभ से अंत तक एक ही रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे पात्र भीषण स्थितियों में प्राण संकट उपस्थित होने पर भी डगमगाते नहीं हैं, अपने चरित्र पर दृढ़ यानी मजबूत बने रहते हैं। गतिशील पात्र परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेते हैं। संसार में हवा का रुख देखकर चलने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। गतिशील पात्र प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं से प्रभावित होते हैं। ऐसे पात्र उपन्यास में आरंभ से अंत तक भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। अतः उपन्यासकार को ऐसे पात्रों के चरित्र विकास हेतु समुचित परिस्थितियों की योजना करनी पड़ती है।
पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो भी दो रूपों में होता है। देखिए, एक भीतरी रूप और एक बाहरी रूप। भीतरी में विचारों और प्रवृत्तियों का तथा बाहरी रूप में उसकी वेशभूषा, रंग ढंग, वर्ण आदि का चित्रण रहता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में पात्रों के चरित्र चित्रण की सफलता के लिए भी तीन गुण होना अपेक्षित है। जैसे पात्रों का जब चरित्र आता है सामने तो सजीव रूप में आने चाहिए। सजीवता और स्वाभाविकता जैसे इसमें गुण होते हैं। सजीवता को देखिए, लेखक पात्र का निर्माण करके उसमें विशिष्ट गुणों और संस्कारों की प्रतिष्ठा करते हुए उसे तदनुरूप कार्य करने में प्रवृत्त कर दे। फिर परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए चित्रित किया जाता है। अंत में वह मन की दुर्बलताओं पर काबू प्राप्त कर अपने धैर्य, साहस, उदारता आदि गुणों से विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का पात्र सजीव, सशक्त तथा स्वस्थ कहलाता है। स्वाभाविकता पात्रों का दूसरा गुण देखिए। इसका अर्थ वर्गत पात्रों में विशेषता की झलक देना और व्यक्तिगत पात्रों में सामान्य तत्वों का समावेश करना है। प्रेमचंद जी के अनुसार मानव चरित्र न केवल श्वेत है यानी सफ़ेद है और न केवल श्यामल यानी काला। परिस्थितियां अनुकूल हुई तो वह देवता बन जाता है और परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर वह राक्षस बन जाता है। यानी मनुष्य सदैव एक जैसे रूप में नहीं रहता है, स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार उसके रूप बदलते रहते हैं। इन दोनों तत्वों का मिश्रित रूप ही मानव है। बुराई में भी कहीं न कहीं अच्छाई और अच्छाई में भी थोड़ी बहुत बुराई विद्यमान रहती है। इनका समन्वित चित्रण स्वाभाविकता लाता है। पात्रों के चरित्र चित्रण का तीसरा गुण है संगति। इसका अर्थ पात्रों के चारित्रिक गुणों के अनुरूप ही उनका चित्रण करना है। विरोधी गुणों का प्रदर्शन असंगति तथा अविश्वसनीयता उत्पन्न करता है। अतः उपन्यासकार को अपनी दृष्टि को विश्वसनीय बनाने, अपने माया जाल को अक्षुण्ण रखने तथा उसे सरल एवं मनोहर प्रदर्शित करने के लिए अपने पात्र चित्रण में संगति रखनी चाहिए। उपरोक्त सभी गुण पात्रों के चरित्र चित्रण में होने चाहिए, तभी एक रोचक उपन्यास की रचना होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कथा वस्तु यानी कथानक, पात्र अर्थात चरित्र चित्रण के बाद उपन्यास का तीसरा प्रमुख तत्व है संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन का तात्पर्य है कि पात्र जो आपस में जो वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसे ही संवाद कहा जाता है। संवादों का कथानक के निर्माण में, उनमें नाटकीयता का समावेश करने में, पात्रों के चरित्र के उद्घाटन में, उन्हें सजीव और गतिशील बनाने में, देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के स्पष्टीकरण में तथा लेखक के विचारों के ज्ञान में महत्वपूर्ण योग रहता है। पात्रों की बातचीत से ही हम उनसे सम्यक परिचित होते हैं। वर्णन के द्वारा यथातथ्य और प्रभावशाली चित्र नहीं दिया जा सकता। संवाद पात्रों को सजीव बनाते हैं तथा कथा वस्तु में नाटकीयता का समावेश करके उसके प्रभाव को तीव्र कर देते हैं। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, अर्थात उनका विषय, भाषा तथा शैली पात्रों के व्यक्तित्व के अनुरूप होनी चाहिए। उनमें सरलता तथा स्पष्टता होनी चाहिए। मिस्टर बेकर के अनुसार एक कोटेशन है यहाँ पर देखिए, यदि संवादों को समझने के लिए शब्दकोश देखने की आवश्यकता पड़ती है तो उनका तो उद्देश्य नष्ट हुआ समझना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य, जब जो संवाद है, जो वार्तालाप पात्रों के बीच हो रहा है, उसकी भाषा सहज, सरल, स्पष्ट, सबके समझ में आने वाली होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग न हो। सरलता, संक्षिप्तता तथा रोचकता भी संवादों को सहज ग्राह्य बनाने वाले गुण हैं। उपन्यास के चौथे प्रमुख तत्व की ओर हम बढ़ते हैं और वह है देश, काल तथा वातावरण। उपन्यास के पात्रों और कथानक का संबंध किसी न किसी स्थान और समय से होता है। अतः यह आवश्यक है कि घटनाओं के घटित होने की संपूर्ण परिस्थिति, उनका स्थान और समय पाठकों के कल्पना पट पर अंकित कर दिया जाए
ताकि पाठक पात्रों की सजीवता पर विश्वास कर सके। कथानक की घटनाओं में स्पष्टता, वास्तविकता तथा मार्मिकता लाने में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्थान और समय की पृष्ठभूमि में पात्रों का चित्रण करने से वे पात्र मानव के अनुकूल प्रतीत होते हैं। वे कल्पना लोक के होते हुए भी इह लोक यानी पृथ्वी लोक के दृष्टिगोचर होते हैं। इससे पात्रों का व्यक्तित्व स्पष्ट उभार में आने लगता है, वे सजीव प्रतीत होने लगते हैं। वातावरण का सम्यक चित्रण पाठक के हृदय को भावमग्न करने में भी पर्याप्त क्षमता रखता है। प्राचीन कथाओं के पात्र देश काल निरपेक्ष होते थे और आधुनिक उपन्यास के पात्र स्थान और समय का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि आधुनिक पात्र समाज के अभिन्न अंग हैं। वातावरण भी दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में सामान्यतः उन सब स्थानों का चित्रण सम्मिलित रहता है जिसमें पात्र विचरण करते हैं, निवास करते हैं। सामाजिक वातावरण में तत्कालीन समाज की मान्यताओं, रूढ़ियों तथा परंपराओं का चित्रण होता है। देशकाल के चित्रण में लेखक के लिए 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और प्रथम बात यह कि उसे वर्ण्य देश काल का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, यानी जिस विषय वस्तु का वर्णन हो रहा हो उस समय की परिस्थिति क्या है। स्थान और समय विशेष की सही जानकारी होनी चाहिए। द्वितीय, देश काल का चित्रण संतुलित रूप में होना चाहिए, न इतना संक्षिप्त कि कथानक में स्पष्टता ही न आ पाए और न इतना विस्तृत कि कथानक के प्रभाव में बाधा पड़े। तृतीय, पात्रों की विश्वसनीयता हेतु बाह्य वातावरण के साथ आंतरिक वातावरण का चित्र भी आवश्यक है। उपन्यास के 5वें तत्व की ओर हम बढ़ते हैं, भाषा शैली। यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। शैली के द्वारा ही उपन्यास में विभिन्न तत्वों की योजना होती है। जिस प्रकार बलवान आत्मा के लिए बलवान शरीर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उत्कृष्ट विषय के लिए अनुकूल गरिमामय शैली भी अपेक्षित है। शैली के सर्वप्रथम गुण हैं सहज सुबोधता, यानी अच्छी तरह से समझ में आने वाली भाषा, रोचकता उसमें होनी चाहिए, सरलता, सहजता, पात्रानुकूल, विषयानुकूल शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। उपन्यासकार का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। कोमल, क्रोध आदि जैसे भाव हो वैसी ही भाषा होनी चाहिए। वक्ता के किसी भाव को अधिक उज्ज्वल रूप प्रदान कर उसे पाठक के मर्म स्थल तक पहुंचाकर उचित प्रभाव उत्पन्न करने वाली भाषा ही वास्तव में भाषा कहलाती है। भाषा में चित्रात्मकता यानी बिंब बन जाना चाहिए, आंखों के सामने उस विषय या प्रसंग का रेखांकन यानी बिंब यानी चित्र बन जाना चाहिए। मर्म स्पर्शिता यानी पाठक के हृदय को छूने वाली हो। प्रतीकात्मकता यानी कहने का तात्पर्य लेखक प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात के लोकोक्तियों और मुहावरों का भी समुचित प्रयोग उसमें होना चाहिए, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रभाव डालने में बहुत सक्षम होते हैं। इसी तरह आगे देखिए, संक्षिप्त है भाषा, व्यावहारिक, सरल, स्वच्छ और सरस होनी चाहिए। उपन्यास के अंतिम 6ठे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं और वह 6ठा बिंदु है उद्देश्य। यानी बिना उद्देश्य के कोई भी उपन्यास नहीं लिखा जाता। हर उपन्यास का कोई न कोई उद्देश्य उसमें निहित होता है। प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मनोरंजन, लोकमंगल आदि रचनाओं के उद्देश्य होते हैं। साहित्य जीवन की व्याख्या है और ये कार्य उपन्यास मनोरंजन के माध्यम से बड़ी सुगमता से कर सकता है। उपन्यास के कथानक में कोई न कोई जीवन दृष्टि पाई जाती है। उपन्यासकार कलाकार होने के अतिरिक्त सामाजिक प्राणी भी होता है। जब वे किसी कथा को उपन्यास में कहने का निश्चय कर लेता है, तभी उसके मन में कथा सूत्र के साथ जीवन दृष्टि मूर्त होने लगती है, यानी प्रत्यक्ष होने लगती है, जो उसने सांसारिक जीवन के अनुभव स्वरूप उपलब्ध की है। कला की दृष्टि से वही उपन्यास सर्वश्रेष्ठ है जिसका लेखक पाठकों पर सफलतापूर्वक ये प्रभाव डाल सके कि उसकी रचना से जिस जीवन दर्शन का संदेश मिलता है वह उसने बाहर से आरोपित नहीं किया, बल्कि वही शाश्वत सत्य हैं
इस प्रकार उपन्यासकार को अपने उद्देश्य को कृति का अंग बनाकर ही प्रस्तुत करना चाहिए। हेनरी जेम्स के शब्दों में, उपन्यास के अस्तित्व का एकमात्र कारण यही है कि वे जीवन का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करता है। आज उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक सत्य का विश्लेषण और उसके द्वारा मानव मन के गहनतम स्तरों की व्याख्या करना है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी तत्वों के विश्लेषण के अनुरूप जिस उपन्यास की रचना की जाती है, यानी इन सभी तत्वों का सही समुचित मात्रा में उपयोग करते हुए उपन्यासकार जब अपने उपन्यास की रचना करता है तो वह कृति युगों युगों तक कालजयी रहकर मानव को रसास्वादन कराती रहेगी तथा मानव उसे विषम परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस ऑनलाइन कक्षा को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। उपन्यास की जो प्रमुख तत्व हैं 6, मैं एक बार पुनः रिमेंबर करवा देता हूँ आपको। पहला बिंदु होता है कथानक यानी कथा वस्तु। दूसरा बिंदु होता है पात्र यानी चरित्र चित्रण। तीसरा बिंदु होता है देशकाल और वातावरण। इसी तरह से भाषा शैली और एक उद्देश्य, और एक होता है संवाद या कथोपकथन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ा है। आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।